साथियों, जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज राजनीति की विज्ञान की एक कक्षा आपके सामने मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं मनोज कुमार आपके सामने लेकर आया हूं राजनीति विज्ञान की कक्षा, जिसमें हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था या हम पूरे भारत की राज्य व्यवस्था या मैं एक बार तो सिर्फ राज्य व्यवस्था के परिचय की चर्चा करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए। तो इसी में देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक बात कहूँ कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी एक प्राथमिक अवधारणा है राज्य व्यवस्था की, हमें आज एक परिचय की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस परिचय में सबसे पहली जो लाइन मैं आपके सामने एक बोल रहा हूँ वो है राज्य व्यवस्था। राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था की एक प्राथमिक अवधारणा है। ठीक है, प्राथमिक अवधारणा है। ठीक है साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो देखिए आप, कि जो ये राज्य शब्द है इसका प्रयोग क्या है। देखिए, राज्य व्यवस्था क्या है, पॉलिटी क्या होती है। राज्यों की एक व्यवस्था या राज्य की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए। तो इस राज्य जो है, ये जो राज्य है, ये राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे पहली या सबसे प्राथमिक अवधारणा बनाई जाती है। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राज्य शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं जब हम पढ़ेंगे भूगोल विषय। ठीक है, जब हम भूगोल विषय पढ़ते हैं तो इसमें देखिए, किसी जो राज्य जो शब्द है इसका एक विशिष्ट क्षेत्र विशेष के रूप में हमसे कहा जाता है कि जैसे मान के चलिए, मैं कह देता हूँ कि एक राजस्थान है। ठीक है, अगर मैं भूगोल के संदर्भ में चलता हूँ तो राजस्थान की जो सीमा है, ठीक है, जिस सीमा के अंतर्गत वो राज्य आएगा, उस मतलब जिस सीमा के अंतर्गत कोई एक भूभाग आता है उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ की चर्चा राजनीति विज्ञान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार करूं राज्य व्यवस्था के अनुसार अगर मैं इस चीज़ की चर्चा करता हूं तो इससे तात्पर्य होता है किसी समाज की या किसी प्रांत की या किसी राज्य की, किसी देश की एक राजनीतिक संरचना से। ठीक है, किससे? राजनीतिक संरचना। ठीक है, इसमें पक्ष विपक्ष, सरकार और उस देश को, उस राज्य को, उस प्रांत को, उस जिले को चलाने के लिए जो भी इकाइयाँ बनी होती है सरकार की या राजनीतिक संरचना की, तो वो सभी उसमें आ जाएंगी। ठीक है साथियों, आगे चलिए देखिए, वस्तुतः एक बात होती है, मेरे सामने अभी एक चीज़ लिखी हुई है कि वस्तुतः एक अमूर्त अवधारणा है। देखिए, राजनीतिक जो ये राज्य है, राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। ठीक है, इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। इसे समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार, राज्य सरकार, आपकी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। ठीक है, और जैसे अधिकारी होते हैं आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस जैसे अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे ईओ, आरओ, सेक्रेटरी या सरपंच है, या जैसे अपने जिला प्रमुख हो सकते हैं, जैसे हमारे पार्षद हो सकते हैं, सभापति महोदय हो सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, चलिए, किसी भी राज्य के होने की, या जैसे मैं सकता हूँ कि किसी भी राज्य के होने की मतलब मुख्य अगर बात करूँ तो 4 शर्तें होती है। ठीक है, कोई भी अगर राज्य है तो उसमें 4 शर्तें होनी अनिवार्य है। ठीक है, राज्य में 4 शर्तें होनी अनिवार्य है, या 4 बिंदुओं को वो पूरा करे तब तो वो एक राज्य कहलाने के लायक होता है। जैसे पहला है भूभाग। ठीक है साथियों, एक तो स्पेसिफिक भूभाग उसमें होना चाहिए। भूभाग क्या होता है? एक राज्य का भूभाग क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होता है जहाँ पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती है। ठीक है, एक निश्चित भूभाग होता है जिसमें राज्य की सरकार राजनीतिक क्रियाएं संपन्न करती है। ठीक है साथियों,
या संपन्न करे, वो एक भूभाग होता है। क्लियर? आगे चलूँ। दूसरा जो तत्व आता है वो होता है जनसंख्या। कौन सा है? जनसंख्या। देखिए इसके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, राज्य के भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो, ठीक है। राज्य के भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा लोगों का समुदाय हो जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। आगे बात समझ में, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित ऐसा जन समुदाय जो राज्य के भूभाग पर निवास करे, ठीक है। चलिए आगे चलूँ। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसमें तीसरा जो चरण आएगा वो आएगा सरकार, ठीक है साथियों, सरकार। अब सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, ठीक है। दो समूहों का एक गठबंधन हो सकता है, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से सरकार क्या होती है? सरकार किसी देश को चलाने के लिए एक गठबंधन होता है या एक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, ठीक है। वो उस देश को, उस देश के लिखित या अलिखित संविधान के अनुसार कार्यरत करवाता है, ठीक है। उसके नियमों पर देश को चलाता है। एक समुदाय होता है, किसी भी व्यक्ति को हम नहीं कहेंगे कि ये सरकार है। समझ में आई? सरकार हमेशा एक समूह होती है जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे व्यवहारिक स्तर कैसे? जैसे हमने एक देश का एक प्रधानमंत्री माना है, ठीक है। हमने व्यवहारिक तौर पर एक राष्ट्रपति को माना है, ठीक है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है। हमने एक मंत्रिमंडल को माना है, हमने कुछ कैबिनेट मंत्रियों को माना है। हमने राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो हमने मुख्यमंत्री को माना है, हमने राज्यपाल को माना है, हमने कैबिनेट मंत्री माने हैं, हमने राज्य मंत्री माने हैं, ठीक है। तो वो व्यवहारिक स्तर पर, जैसे कि हम जिनके साथ जैसे हम क्रिया कर सकते हैं, व्यवहारिक क्रियाकलापों के समूह, जैसे वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो व्यवहारिक स्तर होता है। क्लियर? लिख लेना इसको, ठीक है। चलिए अगला है प्रभु सत्ता या संप्रभुता। संप्रभुता जो होती है वो आपके उसमें भी आएगी, अपने प्रस्तावना में भी आएगी। संप्रभुत्व राष्ट्र, इसका एक छोटा सा सेगमेंट आएगा पर संप्रभुता। ये संप्रभुता होती क्या है? देखिए, संप्रभुता से तात्पर्य है किसी राज्य के पास या उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनता की सीमाओं के भीतर कोई निर्णय लेने की पूरी शक्ति, ठीक है। या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी सरकार है, किसी राज्य की जो सरकार है, ठीक है, या कोई भी राज्य, जैसे राज्य का अर्थ यहाँ सरकारी रहेगा, कोई भी राज्य की सरकार है उसे किसी भी बाहरी या भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। वो मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगी, लेकिन एक दायरा होना चाहिए। दायरा होता है, एक संविधान एक दायरा निश्चित करता है जिससे जैसे कह सकते हैं शक्तियों का दुरुपयोग भी न करें, ठीक है। लेकिन संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुत्व भी होती है, सरकारें संप्रभुत्व होती है, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में संप्रभुत्व होती है। जैसे दूसरे, जैसे मैं अभी एक बात से बात करना चाहूँ, जैसे कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, ठीक है। दोनों में अलग अलग सरकारें हैं। तो जो केंद्र की जो सरकार होती है, जैसे मान के चलिए केंद्र की सरकार है, वो राज्य सरकारों पर कोई दबाव नहीं देगी, राज्य सरकारों पर कोई दबाव नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि राज्य यहाँ संप्रभुत्व है। लेकिन राज्य की सरकार ये नहीं है कि केंद्र से आने वाले हर फैसले को ठुकरा दे। जैसे कि सपोज कीजिए 2015 या जैसे वो अभी एक हुआ था ना जीएसटी बिल, ठीक है। अब केंद्र सरकार तो कहे कि पूरे देश में जीएसटी बिल लागू हुए, कोई राज्य का नाम है मैं तो गोला कर लिया, क्या कर लिया बता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो चार मैंने आपको तत्व बताए हैं, ये चारों तत्व अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है। किसी भी एक तत्व का अभाव अगर हो गया तो वो राज्य निरर्थक होता है, राज्य की अवधारणा नहीं होती वहाँ पर। सरकार जो एक तत्व है, जहाँ तक एक प्रश्न होता है कि राज्य की व्यवहारिक एवं मूर्त अभिव्यक्ति होती है, ठीक है।
राज्य की व्यवहारिक और मूर्त अभिव्यक्ति होती है सरकार, क्योंकि वहाँ पर हम एक चेहरा देखते हैं कि हाँ ये है। जैसे अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में देखिए हमने सरकार के 2 चेहरे देखे थे पहले, अब तीसरा चेहरा अभी अभी तीसरा चेहरा आया, ठीक है। 2 चेहरों में हमने अशोक गहलोत को देखा कांग्रेस सरकार की तरफ से, हमने बीजेपी की तरफ से हमने वसुंधरा राजे को देखा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब एक और चेहरा हमारे सामने आ गया है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब देखा राजनीतिक व्यवस्था क्या है या राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है। अब देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों है। ठीक है, देखिए अब राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य के इतिहास में गलतियाँ बहुत की थी भाई, इतिहास में मनुष्य ने। ठीक है, अगर मनुष्य सारे काम समझदारी और विश्वास से करे तो राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन विश्वास है नहीं किसी को किसी पर भी। ठीक है, अब कोई व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, ठीक है, कोई व्यक्ति थे, एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक विश्वास से काम करें तो राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब महात्मा गांधी भी थे, वो भी यही मानते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मिक उन्नति का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने कह दिया। अब देखिए और विचारक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि सरकार का अस्तित्व मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है, वो अन्य विचारकों ने बोल दिया। ठीक है, अब देखिए मानव समाज में एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, ये इसका प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट मिलता है। इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों ने अब तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है उनमें से किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो या तानाशाही हो। तानाशाही जो शासन हमने एक हम बीच में देखेंगे, जैसे नाज़ीवाद, ठीक है, नाज़ीवाद इसको कह सकते हैं या इसको नाज़ीवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो नाज़ीवाद है ये इसका जो अपने कह सकते हैं कि तानाशाह जो था इस नाज़ीवाद का वो था एडोल्फ हिटलर। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई थी, मुझे ये लगा कि सवाल अब तक नहीं आया आपके लिए, है ना। तो एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का मुझे नाम बता दीजिए। एडोल्फ हिटलर वही व्यक्ति है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध था वो इसी व्यक्ति का परिणाम था, इसी व्यक्ति की सोच का परिणाम था। ठीक है, इसने यहूदियों को मतलब बेरहम तरीके से कहा कि यहूदी तो यहाँ नहीं रहने चाहिए, ये तानाशाह था। देखिए आज के समय में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यहाँ आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है सिर्फ कानून पालन करवाने तक सीमित नहीं रह गई है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं है कि कानून का पालन करो, नहीं, वो लोगों के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू कर रही है। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं बेसिकली हम बात करेंगे वो जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक बात कही, एक आप योजना सुनते हो इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, इंदिरा रसोई या इसको अन्नपूर्णा कर दिया गया है, शायद मेरे को भी कर दिया गया होगा नाम अभी तक, है ना, अन्नपूर्णा योजना। और दूसरा अगर मैं कह दूं कि इंदिरा आवास योजना, तो ये जो योजनाएं हैं ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ठीक है, जैसे अभी एक और थी वो भामाशाह योजना, या एक और योजना जिसका मैं बात करना चाहूँ जन आधार कार्ड योजना, जिसके तहत हॉस्पिटल्स में बड़े से बड़ा जो चिरंजीवी योजना थी जो, है ना, वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आजकल सरकार में शामिल कर लिया गया, यानी सरकार उस ढांचे पर चल रही है अभी। ठीक है, समाज के सभी वर्गों तक समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध करवाना जिम्मेदारी बन गई है सरकार की, है ना। जैसा कि हम उसमें प्रस्तावना में भी देखते हैं, प्रस्तावना में जो होते हैं ना, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति विचार की समानता सुनिश्चित करवाने के लिए, है ना, ये सब। चलिए अब देखिए राजनीतिक जो प्रणाली है इसको किन किन स्तरों पर महसूस किया जा सकता है भारत में, किन किन स्तरों पर महसूस किया जा सकता है, तो उसके कई स्तर होते हैं। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जैसे विकासशील है भारत, अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील है। ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष अभी तक कई चुनौतियां हैं।
कई चुनौतियां, जैसे पहली चुनौती आतंकवाद, 26/11 बड़ा हमला, ताज होटल याद होगा आपको, है ना। प्लस में एक नक्सलवाद, तीसरा अलगाववाद। अरे अब देखिए, मैं आपको तीनों शब्दों के अर्थ छोटे छोटे रूप में समझा देता हूँ क्या होते हैं। आतंकवाद तो आपको पता है, आतंकवाद तो आपको स्पष्ट पता है क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आतंक फैलाना मकसद होता है, बिल्कुल मकसद होता है, कोई एक धर्म जाति नहीं होती इसमें, ठीक है। ये पड़ोसी देशों से भी भेजे जा सकते हैं, या इनका एक ग्रुप भी होता है, ठीक है। आतंक फैलाना है बस, ठीक है। चलिए अगला होता है नक्सलवाद। नक्सलवाद देखिए, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये भी लोग जो होते हैं वो आतंकवादी ही होते हैं, बेसिकली आतंकवादी ही होते हैं, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो देश के अंदर रहकर आतंक फैलाते हैं, देश के अंदर रहकर आतंक फैलाते हैं। जैसे आपने एक तमिलनाडु का एक दल का नाम सुना होगा, लिट्टे दल, LTTE, ठीक है। ये एक नक्सलवादी ग्रुप था, है ना, ये नक्सलवादी ग्रुप था, ये देश के अंदर दक्षिण भारत में था, ये लिट्टे दल, नक्सलवाद। अब ये जो नक्सलवादी होते हैं, ये सरकार का तख्ता पलट करने में, आतंक फैलाने में, खून खराबा करने में, या एक क्षेत्र विशेष को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रसिद्ध है, या कुख्यात है, कुख्यात कह सकते हैं हम। ये मतलब आप कह सकते हैं कि पुराने समय के डाकू और वर्तमान नक्सलवादी एक जैसे हैं, समानता दोनों में कुछ एक ही है कि लूटना, लेकिन नक्सलवादी अलग कैसे हैं, क्योंकि नक्सलवादी लोगों को मारने में विश्वास रखते हैं। डाकू कभी कभी मार देते थे, कभी कभी नहीं मारते थे, डाका डालते थे बस वो। अलगाववादी, अलगाववादी देखिए वो होते हैं जिसमें, इसका संधि विच्छेद करो, अलगाव का, लगाव रहित, किसी भी तबके से कोई लगाव नहीं है, अलग रहेंगे, छेड़खानी करेंगे, मार दिए जाओगे, बस ये है अलगाववादी, ठीक है। अब देखिए, भारतीय कल्याणकारी राज्य है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। वंचित वर्गों को आरक्षण देना, सामाजिक न्याय जैसी नीतियों के माध्यम से समानता की स्थिति लाने का गंभीर प्रयास भारत में किया जा रहा है, ठीक है। सामाजिक न्याय, जैसे हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जो वर्ण व्यवस्था थी उसने जाति प्रथा का भी रूप ले लिया था, है ना, जाति प्रथा का रूप ले लिया था उसने, वर्ण व्यवस्था ने, जिसमें शोषण की स्थिति बन गई थी किसी प्रकार से। जैसे अब इसमें कई प्रकार के वो आए थे, अपने कुरीतियाँ चली गई थी, जैसे अपने कह सकते हैं छुआछूत थी, है ना, इस प्रकार। और भारत में देखिए विभिन्न प्रकार के हित समूह रहते हैं। हित समूह क्या होते हैं बताऊंगा, चलो पहले इसको देख लेता हूँ मैं। हित समूह रहते हैं जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। ऐसे समूह जो अपने हितों के बारे में जागरूक होते हैं, अपना हित देखना है, दूसरे के हितों की कोई परवाह नहीं है। इन हितों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु उचित कानूनों के निर्माण के लिए संसद की जरूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका भी जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मानवाधिकार आयोग, ठीक है, महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ऐसे, ठीक है। भारतीय समाज के तीव्र जो भारतीय समाज जो है वो तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से अभी गुजर रहा है वर्तमान में, जिसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। इससे समाज के वे तबके असहज है जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। देखिए जैसे मैं कहता हूँ, अभी मैंने वर्ण व्यवस्था की बात की थी, तो वर्ण व्यवस्था में देखिए 4 वर्ण आते हैं। एक तो वर्ण आता है ब्राह्मण, ठीक है, एक वर्ण आता है क्षत्रिय, एक वर्ण आता है वैश्य, और एक वर्ण आता है शूद्र, ठीक है साथियों। देखिए ये जो वर्ण है और ये जो वर्ण है, इन वर्णों में कतई कोई समानता नहीं थी, ठीक है। ये जो वर्ण थे इनको शिक्षा का पूरा अधिकार था, और इस वर्ण को शिक्षा नाम से ही भगा दिया जाता था कि शिक्षा ना तेरे काम की चीज़ नहीं है, तुझे सिर्फ सेवा करनी है। ये शिक्षा वाले थे, इनको शिक्षा चाहिए थी। ये सिर्फ रण या युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे, शासन के लिए,
ये वो थे जो पैसा कमाने के लिए या कमाई का साधन थे ये, और ये थे सेवा के लिए, ठीक है। और सेवा भी किस प्रकार की सेवा, वर्तमान सेवा नहीं, जैसे प्रशासनिक पदों पर नहीं, कोई सेवा नहीं प्रशासनिक पदों पर, ये इन सभी वर्णों की सेवा करते थे, ठीक है। अब ये पिछड़ा वर्ग हो गया, इनको धीरे धीरे क्या हो गया, अछूत मानने लगे लोग, धीरे धीरे अछूत मानने लगे। और जो पुराने जो शास्त्र थे, जो भी हमारी किताबें थी, पुराण थे या महाभारत थी, गीता जो थी, उनको फेरबदल करके इनको अछूत का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब अगर शिक्षा के कारण क्या हो गया कि ये जो वर्ग है इनको आरक्षण के तौर पर आगे ला दिया गया। अब इनको आरक्षण के तौर पर आगे लाया गया तो अस्तित्व खतरे में इनका भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं, कभी कभी दलित तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो मैंने 4 वर्ण बताए थे, इन 4 वर्णों के अलावा सभी वर्णों की स्त्रियों को भी शिक्षा जैसा अधिकार नहीं था, किसी भी वर्ण की स्त्री को, शूद्रों को तो नहीं था लेकिन स्त्रियों को भी नहीं था। स्त्रियों में भी पर्दा प्रथा, सती प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। पर्दा प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी, अशिक्षा थी, बाल विवाह था, दहेज प्रथा थी, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रथाएं लागू थी जो स्त्रियों के लिए बहुत ही कुरीतिजनक थी, ठीक है। चलिए आगे, अब मैं बताता हूँ राज्य सरकार के अंग के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। राज्य के या सरकार के अंग, सरकार के अंग, देखिए साथियों, सरकार के अंग आप भली भांति जानते हैं कितने होते हैं, 3, ठीक है। कौन कौन से, पहला विधायिका, ठीक है। आज इसी को व्यवस्थापिका कहा जाता है, कानून को बनाने वाली एक संस्था है जिसे विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, कार्यपालिका। ये कार्यपालिका जो है कानूनों के अनुसार शासन को चलाने वाली संस्था है, यानी कि कानूनों को लागू करने वाली संस्था, आप कार्यपालिका ऐसा कह सकते हो। तीसरा एक आती है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका कानूनों के अनुसार न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाली जो संस्था है, ठीक है। ये संस्था क्या होती है, देखिए ये इसने कानून बना दिए, विधायिका ने कानून बना दिए, ठीक है। कार्यपालिका ने वो कानून लागू कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन उन कानूनों का जब भी हनन होगा तब एक्टिव कौन होगी, न्यायपालिका। कानूनों का हनन होने पर न्यायपालिका की शरण में लोग जा सकते हैं। न्यायपालिका में कौन कौन से आते हैं, देखिए एक तो आता है सुप्रीम कोर्ट, एक आता है हाई कोर्ट, एक आता है जो हमारा जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए क्या होता है, मैं पहले बात करना चाहूँगा अभी विधायिका की। विधायिका, अब ये हमारा परिचय चल रहा है, इसका परिचय चल रहा है इसका, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक बार सिर्फ स्ट्रक्चर बन रही है, आप इसको गौर से देखते रहिए। स्ट्रक्चर है, आपको मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए इसको, आप देखते रहिए कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए विधायिका को अगर मैं अंग्रेजी में बताऊँ तो लेजिस्लेचर कहा जाता है, लेजिस्लेचर, LEGISLATURE ऐसे अंग्रेजी आवे मैंने, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, ये बात मैंने बता दी, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना के बाद कानूनों का निर्माण करना जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, जनता जैसे कानूनों को चाहेगी वैसे ही कानून बनेंगे, ऐसा है। आजकल क्या हो रहा है, अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे, जैसे हमने वोट दिए और हमारा प्रतिनिधि आएगा सामने, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मैं किसी पार्टी विशेष का तो नाम नहीं लूँगा, जैसे हमने वोट दिए, हमने किसको चुना, PM, हमने किसको चुना, CM, हमने किसको चुना, जैसे अभी विधायक के वोट हुए थे तो हमने विधायक चुने, है ना। ऐसे PM चुनना, CM चुनना और विधायक चुनना, सरपंच चुनना, ठीक है। तो ऐसे जो
हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र होते हैं। अधिकांश देशों में क्या होता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से जो हमारे द्वारा चुने गए जो व्यक्ति होते हैं वो विधायिका का गठन उनके द्वारा उनके अनुसार किया जाता है, ठीक है, उनको उस विधायिका में शामिल किया जाता है, ताकि जिसको जनता ने चुना है वो जनता की उनका भावनाओं का ध्यान रखे, उनके जो अपने कह सकते हैं कि इच्छाओं का ध्यान रखें, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए, एक क्षेत्र विशेष का जन समुदाय अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है, जैसे विधायक। समझ में आ गई। जैसे हनुमानगढ़ से अभी वर्तमान में श्री गणेश राज बंसल जीते हैं, निर्दलीय है, पार्टी विशेष का तो कोई नाम नहीं है, ठीक है। सभी पार्टियों की यहाँ पर इज्जत की जाती है, किसी पार्टी के साथ नहीं, ध्यान रखना। कोई कह दे कि हाँ वो तो फलानी तो गणेश राज बसा गए, कहीं को नहीं, मैं कहीं सा गई। चलिए, अब ऐसे जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभी मैं कल परसों एक विधानसभा की एक वो बैठक वो था, एक क्या कहते हैं उसको, अधिवेशन था या कह सकते हैं विधानसभा का एक बैठक थी एक, ठीक है। तो उसको मैं देख रहा था, तो एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे, शिव तहसील बाड़मेर से, हाँ शिव तहसील बाड़मेर से है, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन उन्होंने मुद्दे जो रखे थे ना, उनके मुद्दों में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ थी, शिक्षा। पहली चीज़ शिक्षा, दूसरी चीज़ उसमें थी बेरोजगारी, ठीक है। पहली चीज़ शिक्षा, दूसरी चीज़ बेरोजगारी, बस इन दो मुद्दों पर उस व्यक्ति ने इतना अच्छा भाषण दिया, बहुत शानदार, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में मैं उनका नाम बताऊंगा आपको, क्या नाम है आप देख लेना। शिव तहसील के जो विधायक हैं उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था। आप अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से देखने का मौका मिले देख लेना। एक वो जो भाषण अपना देते हैं वो पूरी राजस्थानी भाषा, प्योर राजस्थानी में देते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हमने एक विधायिका को कानून का निर्माण कर दी है। अब इन्होंने कहा कि कानूनों का निर्माण वर्तमान में क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा भाई। अब क्षेत्र विशेष में जन समुदाय यानी लोगों का एक समुदाय होता है, वो अपना प्रतिनिधि चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है, भेज दिया। सभी क्षेत्रों से चुनकर आए प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। आलियो करवा दियो भाई जी। आगे बताओ, ये सभी प्रतिनिधि जनता के द्वारा इसी उद्देश्य से चुने जाते हैं, इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं कि हमारे अनुसार निर्माण होगा कानूनों का, ठीक है। चलो, मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर विधानसभा या विधानमंडल किसी कानून का निर्माण करती है, सपोज कीजिए राजस्थान में किसी कानून का निर्माण कर दिया, ठीक है, उसके बाद में ये सहमति हो जाती है कि हाँ जनता की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर हमारे पास भेजा है उनके साथ सहमति करके हमने कानूनों का निर्माण किया है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था में जो विधायिका है उसमें 2 सदन होते हैं, ठीक है, 2 सदन होते हैं, जिसमें भारत में तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, जिसमें से एक तो सदन में जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, उनके कानूनों के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है, और दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में पड़ती है जिनमें संघात्मक ढांचे के अनुसार संगठित होती है। हमारा जो ढांचा है, हमारा जो देश का जो ढांचा है वो कैसा है, संघ सरकार, राज्य सरकार, है ना, और एक राष्ट्रपति या एक संसद, इस प्रकार से हम त्रिस्तरीय ढांचे में रह रहे हैं ना। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित करने के लिए दूसरे सदन में सभी राज्य या प्रांतों द्वारा के सदस्यों को लिया जाता है। चूंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की सहमति आवश्यक होती है, इसलिए सदन की उपस्थिति को से यह सुनिश्चित होता है केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीन न ले। 2 सदन इसलिए बनाए जाते हैं, जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा है ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि एक जो सदन है वो दूसरी सदन की शक्तियों को छीन न ले। या एक सदन में देखिए केंद्र सरकार के मंत्री बैठे होते हैं, एक में राज्य सरकार के मंत्री बैठे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्रियों के ही चले और राज्य सरकार के मंत्री जो है वो बापड़ मुँह छाछ लेके बैठे रहे, ये ना हो, है नी, ये अंगों की खोस ना लिए आ चीज़, ठीक है। चलो, अब देखो आगे है कार्यपालिका। अब पहले तो देखो विधायिका का थोड़ा सा मैं बात बता दूँ, विधायिका हुआ कि जुगाड़ है। विधायिका एक संघात्मक ढांचे पर आधारित होती है, ठीक है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट
या संविधान में दर्शाए अनुसार अपने अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाती है। ठीक है साथियों। केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनीय है, दो सदन है नहीं केंद्र की संसद में। देखो संसद में सदन कितने, दो, कौन कौन से, लोकसभा एक, राज्यसभा। भाग कितने, तो तीन, सॉरी अंग इसके अंग कितने, अंग पूछे तो तीन, एक इसमें राष्ट्रपति भी आएगा। ठीक है। अगर इसके सदन पूछे तो कितने, दो, राज्यसभा और लोकसभा। यह स्थायी सदन होता है राज्यसभा, भंग नहीं होती कभी। और देखिए लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊंचला सदन कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। संविधान में अभी तक इसकी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी संविधान में कोई की ऊंचलो सदन की शिव निचलो सदन की शिव है। ठीक है। आप कहवा क्योंकि ऊंचला सदन एक खतरे के राज्यसभा ने, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है। लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा नहीं होती कभी भी। राज्यसभा का गठन अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है। ठंडा है कि जी कि इंग्लैंड है नहीं या ब्रिटेन के इसका इंग्लैंड लिख दिया। इंग्लैंड के माँ जी की संसद है बिन कहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ के होगी हुई लॉर्ड्स। ठीक है। अमेरिका में आए बाद में आई बाई हो जाए सीनेट, अमेरिका में आए बाद में क्या हो जाए सीनेट, और भारत में आए बाद में सारंगी बुआ बन जाए संसद। भारत में इसको कहा जाता है संसद। ठीक है। अब मेरे को आप भारत के सभी पड़ोसी देशों की जो संसद है उनके नाम कमेंट में बताओगे कि उनको क्या कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, चीन की संसद को क्या कहते हैं, और म्यांमार की संसद को, बांग्लादेश की संसद को, नेपाल की संसद को, भूटान की संसद को और श्रीलंका की संसद को। इन संसदों को क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय होती है। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं एक सदनीय होती है। अरे लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लियो इन्हें। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनीय होती है। इस सदन को विधान सभा कहा जाता है। ठीक है। चलिए, संविधान में एक व्यवस्था है कि किसी राज्य में विशेष जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। और भारत में टोटल 6 राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है। आप मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन से राज्य में, कमेंट करो, दबा दबा दियो। ठीक है नहीं। चलो देखिए साथियों, आज की इस कक्षा में हमने विधायिका के बारे में चर्चा की, हमने इस राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में देखा। अब कल हम इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और इसके कानूनों के विभिन्न प्रकार, किस प्रकार कानून बनाते हैं, इनको देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। वो जो मैं रोज़ को ही रोनो रोए करूँ वो मैं थाने कहने लाग रही हूँ, आप भी कर दियो, मन दूसरे कहने की लोड़ ना पड़े। ठीक है। अपने अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखें, अपने अपने अध्ययन में मशगूल रहें, किताबां पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम कौन चलाना है। ठीक है नहीं। हाँ चलो, जय हिंद, जय भारत।